नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस का भी एक शानदार टॉपिक है। बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें टॉपिक का नाम है कृषि उत्पाद तकनीक, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्निक, कृषि उत्पाद तकनीकी। या फिर कृषि उत्पादन तकनीकी। तो आज हम बात करेंगे कि क्या होता है कृषि उत्पाद तकनीकी। ठीक है, पहले तो हम अपन जान लेते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ डिफरेंट टाइप की टेक्निक का उपयोग किया जाता है एग्रीकल्चर करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज ये हर मतलब आपके किसी भी एग्जाम में आपको देखने को ये इन कृषि उत्पादन टेक्निक से क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कभी आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें कोई क्वेश्चन आपसे टकराया हो कि ट्रक विधि क्या है, कृषि में ट्रक विधि क्या है। ऑप्शन आएगा गेहूँ चावल उत्पादन करने का, सब्जियां उत्पादन करने का, फल उत्पादन करने का। तो उसमें आपका आंसर हो जाता है क्या कि सब्जियां उत्पादन, ट्रक विधि। तो आगे हम यही इसी तरह की अन्य सारी विधियां हैं, उनको हम आगे देखेंगे। तो कृषि एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर मीन्स एग्री मतलब मृदा, कल्चर मीन्स कृषि, एग्री एंड कल्चर। इसका मीन्स होता है मृदा या फिर मिट्टी, इसका मीन्स होता है कृषि। समझ में आया कि एग्री मतलब होता है मृदा और कल्चर मतलब होता है कृषि। तो इस तरह से पूरा ये शब्द हो गया एग्रीकल्चर या फिर कृषि। अब मृदा से उत्पन्न होने वाले उत्पाद को क्या कहते हैं? कृषि उत्पाद। ये क्या है टॉपिक? कृषि उत्पाद। तो कृषि उत्पाद क्या है कि जो चीज़ें मृदा से उत्पादी जाती है उसे हम कृषि उत्पाद कहते हैं। देखो, जो अपन खाने पीने की चीज़ें जैसे गेहूँ हो गए, चावल हो गए, सब्जियाँ हो गई, ये सब मिट्टी से उपजाई जाती है, इसलिए इसको कृषि उत्पाद बोलेंगे। क्या बकरा, उसको भी खाते हैं, मटन, चिकन, उसको भी खाते हैं, क्या ये कृषि उत्पाद में है? नहीं, ये कृषि उत्पाद नहीं। तो कृषि उत्पाद क्या होती हैं? जो चीज़ें मृदा से मतलब उपजाई जाती है। जैसे कृषि उत्पाद क्या है? मृदा से उपजाना। तो आप सिस्टम से लिखेंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे एग्रीकल्चर, इसमें ये मृदा कृषि अलग करेंगे, फिर कृषि उत्पाद हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे मृदा से उपजाए जाने वाले उत्पाद को कृषि उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो कृषि उत्पाद मृदा से उपजाए जाने वाले। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे क्या? जैसे और मृदा से उपजाए जाने वाले पदार्थ इस उत्पाद कहलाते हैं। और इन पदार्थों को, इन कृषि को, इन उत्पादों को उपजाने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसको हम तकनीक बोलते हैं। तो कुल मिला के कृषि उत्पाद टेक्निक हो जाता है, फिर तकनीक होता है। ठीक है, अब ये हम इतना तो जान गए। इसके बाद हम देखेंगे कि कृषि उत्पाद किन वस्तुओं पर, किन चीज़ों पर निर्भर करता है। कृषि उत्पादों का निर्भरता। ठीक है, पहले ये लिखा गया, फिर ये। अब कृषि उत्पाद किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो वो हो गए नंबर 1 मृदा की स्थिति। समझ गए आप कि किस प्रकार की मिट्टी है, मतलब काली है, पीली है, लेटराइट है, लाइल है या फिर जलोढ़ है। तो मिट्टी की उसमें नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा सिंचाई की सुविधाएं। तीसरा, अब सिंचाई की सुविधा समझे कहाँ, मतलब कहाँ पे अगर किस तरह का, मतलब अगर कहीं पे 1 क्विंटल गेहूँ हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है एक खेत में, तो वो स्थित किस में है? मृदा की स्थिति में। और सिंचाई की सुविधा कहाँ पे सुविधा उपलब्ध होगी वहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, उत्पाद।
ये हो गया दो चीज़ें। तीसरा हो गया उर्वरक। आजकल उर्वरक का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं, ये मतलब वैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लेकिन उपजाऊपन के लिए करते हैं लोग। तो उर्वरक हो गया, मृदा की स्थिति, सिंचाई और उर्वरक, ठीक है। और तीसरा हो गया तकनीक, किस प्रकार की तकनीकी का हम उपयोग कर रहे हैं। छोटे किसान हैं जैसे, तो आपने देखा मान लीजिए धान की फसल लगाएं, ठीक है, तो उसमें छोटे किसान हैं तो नॉर्मल गुड़ाई कर देंगे, उसकी घास फूस हटा देंगे और थोड़ा बहुत उर्वरक दे देंगे बस। तो बड़े किसान हो आपने देखना हो बहुत सारा टेक्निक यूज करते हैं, पहले उसको लगाने से पहले भी एक बार जोतेंगे, फिर वो करेंगे, उसको खेत बढ़िया से बनाएंगे और उसमें पता नहीं तमाम तरह के जिंक ये वो सब डालेंगे। तो टेक्निक क्या क्या यूज करते हैं। पाँचवा पॉइंट ये हो गया कि क्या क्या हो गया, मृदा की स्थिति हो गई, सिंचाई की सुविधाएं हो गए, उर्वरक हो गए, तकनीक हो गए, और पांचवा पॉइंट है भूमि का आकार, कि भूमि का आकार किस प्रकार है। भूमि का आकार मीन्स साइज ऑफ लैंड, किस प्रकार है। अगर वही समतल जमीन होगी तो उसमें उपजाऊपन ज़्यादा होगा, अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे होगे तो उसमें सिंचाई भी करने में दिक्कत होगी और वहाँ पे थोड़ा कम उपजाऊपन होगा। ये हो गया भूमि का आकार। और छठा पॉइंट लास्ट हो गया मौसम और ऋतुओं की स्थिति किस प्रकार है। मौसम एंड ऋतुएं, समझ में आया। ये सब चीज़ें किस उत्पादों की निर्भरता के लिए ये चीज़ें जिम्मेदार है। इसमें आप सीधे आ जाए क्वेश्चन आता है, कई बार हमने देखा है निम्नलिखित से किस उत्पाद किस में नहीं निर्भर करता। तो अगर ये चीज़ें आ गई तो इनमें निर्भर करता है, उसके अलावा नहीं करता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपन अगले बात में। तो अपने को समझ में आया क्या एग्रीकल्चर किस में डिपेंड करता है। जो चीज़ें ज़मीन से निकाली जाती हैं उनको कृषि उत्पाद बोलते हैं, उनके लिए टेक्निक जो यूज करते हैं उनको कृषि उत्पाद तकनीक बोलते हैं। अब भारतीय कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। ये आप यहाँ पे एक नोट लिख दीजिए, सीधे क्वेश्चन आ जाता है डैट डैट डैश को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है, तो उसमें भारतीय कृषि ये पॉइंट आपको नोट करना है। ओके, देन एक और फैक्ट है, मतलब इंडिया की लगभग आधी आबादी से ज़्यादा लोग कृषि करते हैं, या फिर आधी से ज़्यादा आबादी को कृषि द्वारा रोजगार मिलता है, ठीक है। मोर देन 50% पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ओके, तो 50% इंडिया में, ये बात हो गई इतनी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक जब यहाँ बात आई तो बेरोजगारी की होती है, एक छिपी बेरोजगारी होती है। छिपी बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको क्या बोलते हैं। छिपी बेरोजगारी वो चीज़ होती है, देखिए जैसे आप खेती कर रहे हैं, ठीक है, आपके घर में 4 मेंबर है, ठीक है, आप कहीं जाके बाहर पढ़ाई करते हो, मान लीजिए आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपके घर में मान लीजिए पापा है और एक भाई है, ठीक है, ये पापा हो गए और एक भाई, ये दोनों लोग खेती का काम करते हैं। तो आपके यहाँ से 50, मान लीजिए हर बार 50 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। आप कहाँ हैं, आप पढ़ रहे थे कहीं बाहर शहर में, ठीक है, तो ये दोनों लोग घर का काम काज संभालने और 50 क्विंटल हर बार धान का उत्पादन करते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अगर आपने खूब तैयारी किया, ठीक है, सिलेक्शन हो गया, तो आप IAS IPS या फिर जो भी आप बनना चाहते बन जाए। अगर नहीं बने तो आप क्या सोचेंगे, हमारे घर में खेत है और हम जाके खेत में खेती किसानी कर लेंगे। तो ठीक है, आप बोरिया बिस्तर लेके 2 साल 4 साल बाद यहाँ आ गए। अब क्या करोगे, खेत आपके पास उतना ही है, 10 खेत थे, 10 बीघा खेत था मान लो, ठीक है, तो उतना ही खेत है 10 बीघा, 2 लोग थे, प्रोडक्ट कितना निकल रहा था 50। ओके, मेंबर थे 2 लोग करने वाले, एक व्यक्ति और पहुंच गया, ये आप पहुंच गए, ठीक है, इसको अब ये व्यक्ति पहुंच गया जब, तो क्या हुआ, प्रोडक्शन, क्योंकि खेत उतना ही है, ठीक है, प्रोडक्शन उतना ही होगा। ओके, ये व्यक्ति मतलब ये दोनों लोग कर रहे तो उतना हो रहा था, अब 3 लोग करेंगे
अभी तक क्या था, मतलब 2 लोगों को ही मान लीजिए बेरोजगार, ये अपने आप को फील कर रहे हैं कि हम रोजगार है, 2 लोग काम कर रहे हैं, और एक व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति भी, आप भी आ गए और अपने आप को फील करो कि हम भी रोजगार में लग गए। ठीक है, फील तो कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं, हुआ ना, कोई फायदा नहीं, नो प्रोडक्ट प्लस हुआ, कोई प्रोडक्ट प्लस नहीं हुआ। तो इस तरह की बेरोजगारी को, इसमें अब देखो 3 लोग बेरोजगार इंगेज हो गए, समझ में नहीं आता प्रच्छन्न या फिर छिपी बेरोजगारी, लेकिन ये 3 लोग अब इंगेज हो गए। या फिर आप यहाँ पे एग्जांपल अगर ये ना लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये सोच लीजिए कि आप कहीं कमाई कर रहे हैं, कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, फिर आके आप भी कृषि करने लगे, तो वो भी बेरोजगार छूट गया, ये भी बेरोजगार, मतलब इससे कोई प्रभाव नहीं। छिपी बेरोजगारी में हट जाओगे आप तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लग जाओगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह की बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी, छिपी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी का दर्जा दिया जाता है। तो ये नोट है कि, नोट ये है कि कौन से क्षेत्र में, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा छिपी बेरोजगारी, तो छिपी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा कृषि सेक्टर में है, मतलब छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक। समझ में आया? तो ये हुआ कृषि के बारे में थोड़ा, आशा करते हैं इतना तो समझ में आ गया होगा। तो कृषि टेक्निक क्या निर्भर करता है, इतना तो आप चीज़ें नोट कर ले होंगे, छिपी बेरोजगारी को भी आप समझ गए होंगे। देन अब हम आगे बात करेंगे, थोड़ा सा हम अभी बेस बना रहे हैं कृषि तकनीक पढ़ने का, क्योंकि ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो 50% से ज़्यादा लोग कृषि करते हैं भारत में। अब क्या हुआ, अब क्या करेंगे, तकनीकी स्तर पर कृषि का विभाजन करेंगे। क्या करेंगे, कृषि का विभाजन, तकनीकी स्तर पर कृषि का विभाजन। अब हेडिंग डालेंगे, तकनीकी स्तर पर कृषि का विभाजन। तो इसको हम 2 प्रकार से करेंगे। एक, नंबर 1 परंपरागत, परंपरागत कृषि तकनीक, अध्ययन। दूसरा क्या होगा, तकनीकी प्रयोग के कृषि। समझ में? परंपरागत और एक तकनीकी प्रयोग की कृषि। ओके, 2 भागों में हमने डिवाइड कर दिया, ये। अब नाम से समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है कि परंपरागत कृषि क्या है। परंपरागत कृषि वो है जिसमें प्राचीन समय से की जाती है, मतलब पहले से की जाती है। प्राचीन, इसमें क्या, एक शब्द जान लीजिए, प्राचीन मतलब पुराने ज़माने से की जाती है, जैसे मतलब ओल्ड कृषि जैसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या, एक बात आपने थोड़ा सा यहाँ बता दें, तकनीक में क्या है कि नए जमाने, मॉडर्न कृषि जिसको बोलते हैं। परंपरागत कृषि में क्या होगा, प्राचीन है, इसमें मौसम तथा ऋतुओं में निर्भरता। समझ में आया? कैसे? पहले के जो लोग आते थे, आपके दादाजी लोगों को आपने देखा होगा कि जो कृषि करते थे तो सिंचाई के साधन नहीं होते थे, मौसम या ऋतु में जब बारिश होगी तभी हम रोपा लगाएंगे, तभी हम धान लगाएंगे, फिर जब फिर होगा बारिश तो हम गेहूँ लगाएंगे। तो कुल मिला के परंपरागत कृषि यही है कि पुराने ज़माने की कृषि जिसमें मौसम और नेचर पे ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। दूसरी तरफ यही तकनीकी प्रयोग की कृषि की बात करें तो इसमें मौसम का मतलब इसमें क्या करते हैं, देखिए जैसे इसमें मौसम जब बारिश हो तब, अब इसमें तकनीकी प्रयोग के कारण क्या हुआ, बहुत सारा विकास हुआ है। इसमें क्या हुआ, मौसम का पूर्वानुमान मौसम का क्या हुआ, बहुत सारे यंत्र आ गए, बहुत सारी मशीनें आ गई, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गई, जिससे हम अपन अभी से मतलब वो कर लेते हैं, फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि आज मतलब 2 दिन बाद बारिश होगी, 2 दिन बाद ऐसा मौसम रहेगा। तो उस हिसाब से हम, या फिर मतलब इस सीज़न इतना पूरा अगर देख लेते हैं चार्ट कि 6 महीने तक कैसे मौसम रहेगा, उस हिसाब से हम फसल बोते हैं कि हाँ गेहूँ लगाएंगे तो ये मौसम अनुकूल रहेगा कि नहीं रहेगा।
सब्जी लगाएंगे तो कौन सी सब्जी लगाएं जिससे इस मौसम जो मौसम आने वाला है तो अनुकूल रहेगा। तो उस हिसाब से ये टेक्निक का मतलब तकनीकी प्रयोग की कृषि कहलाती है। और क्या दूसरा, तकनीकी यंत्रों का उपयोग, तकनीकी यंत्रों का उपयोग कुल मिला के मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लिए, मशीनें आ गई, पहले हल बैल से जोतते थे, अभी वही ट्रैक्टर आ गया, हार्वेस्टर आ गया। तो ये चीज़ें हो गई कि तकनीकी स्तर पर कृषि का विभाजन, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटे छोटे आ जाता है। निम्न क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं कि निम्नलिखित में से तकनीकी स्तर में क्या किया जाता है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन आएगा, तकनीकी यंत्रों का उपयोग, पूर्वानुमान मौसम का कर लेते हैं, नई नई बीज या फिर नई तकनीक का यूज करते हैं, नई नई हाइब्रिड बीजों का उपयोग करते हैं। एक आप जाएगा ऑप्शन कि पूरी तरह से मौसम पे डिपेंड करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो आप ये वाला कर देंगे, मौसम ऋतु पे निर्भर नहीं रहता, फोरकास्टिंग कर लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, ठीक है। ज़्यादा ये मतलब देखो ये सब चीज़ें जितनी भी हैं कृषि तकनीक में सब आपके गांव घर या फिर खेत से रिलेटेड सभी लोग हैं, सब लोग जानते हैं, तो ज़्यादा कुछ बात नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है बस। अब ये हो गया तकनीकी स्तर पर कृषि का विभाजन। देन हम नेक्स्ट एक आपने नाम सुना होगा, समझते हैं यहीं पर क्या होता है। बहुत क्वेश्चन है, मतलब हर एग्जाम में बनता है। आपने नाम सुना होगा मिश्रित कृषि। बताइए मिश्रित कृषि क्या होती है। हाँ, मतलब मिश्रित कृषि नाम से ही समझ में आ रहा था, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप एक साथ उगाए जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या है, कई फसलें, मतलब एक मुख्य फसल होगी उसके साथ कई फसल उगाए जाते हैं। एक मुख्य के साथ में अन्य फसलें एक साथ फसलों, कुल मिला के मिश्रित कृषि क्या है, किसी एक विशेष मुख्य फसल के साथ कुछ अन्य फसलों का एक ही समय में उगाना मिश्रित कृषि कहलाता है। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, बहुत सारा देखा होगा, गेहूं बोते हैं हम लोग, गेहूं में बीच बीच में आप राई बोल देते हैं, राई मीन्स सरसों, गेहूं सरसों, ये मुख्य फसल हुई, सरसों अन्य हो गई। इसके साथ चना भी बो देते हैं कभी कभी। तो एक साथ सोचो उतने ही जगह में 3-3 फसलों का हमको उत्पादन मिल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से नॉर्मली बन जाता है कि गेहूं के साथ कौन से मिश्रित फसल बो सकते हैं। तो क्या आप धान बो सकते हैं? नहीं। क्या उड़द बो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जो भी मतलब फसलों को बांटा गया, जैसे रबी खरीफ, समझ रहे हैं, रबी खरीफ। रबी की फसल कब से होती है? अक्टूबर नवंबर से अप्रैल तक। खरीफ की फसल जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक। तो जो जिस भी मतलब मान लीजिए मिक्स खेती हमको करना भी है, तो जो जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी का हम साथ में करेंगे। तो सरसों चना एक एग्जाम्पल। दूसरा क्या होगा, गन्ना बोते हैं, उसके चारों ओर अरहर, उसकी सेफ्टी के लिए, सेफ्टी का भी काम करता है गन्ना और अरहर। गन्ना बोएंगे, चारों ओर अरहर लगा देंगे, ठीक है। मिश्रित कृषि के अन्य कुछ और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं इसको, हाँ कहीं कहीं इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित कृषि, या फिर इसको एक और नाम बोलते हैं मिलवा खेती। मिलवा खेती तो मान लीजिए आप समझ जाएंगे। एक और नाम है इसका सस्य गहनता। क्या, ये सब ध्यान रखिए, बड़ा समझ लीजिएगा। सस्य गहनता ये एक साथ नाम है, मिश्रित कृषि के नाम है, ठीक है। तो अगर आए सस्य गहनता कृषि, मिलवा कृषि या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग, तो क्या कहलाता है ये। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी खेती में ऐसा है कि जो अन्य फसल है वो एक रक्षक का काम करते हैं। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये हुआ गन्ना बो दिया,
ठीक है, गन्ना गन्ना का फसल लगा तो उसको तोड़ डालेंगे जानवर और बार, तो इधर इसके हम पहले सोचेंगे गन्ना है, गन्ना मीठा होता है, लोग भी जाते हैं, तो इसकी चारों ओर हम लगा देते हैं अरहर, अरहर इधर गन्ना, तो ये रक्षा करता है। तो रक्षक खेती भी मिक्स्ड क्रॉपिंग के बोलते हैं, ठीक है। तो इतने चीज़ें हो गई हम मतलब मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंतर्गत, ठीक है। अब कुछ हमको ऐसा देखिए, कुछ रट लेना है, मतलब कुछ चीज़ें होती है उनको फैक्ट की तरह रट लेना, जैसे गन्ना के साथ अरहर रक्षक, रक्षक कृषि कहलाती है। एक आपने देखा होगा बरसीन, बरसीन पता है आपको सबको, जो मतलब मवेशियों को खिलाया जाता है, सॉफ्ट होती है, हरियार उसको बोलते हैं। तो आजकल मतलब बोया गया है, आजकल देखेंगे आप तो जाके मतलब गांव में लोग खिलाते हैं बरसीन को भूसे मिला के, वो काफ़ी मतलब दूध के उत्पादन में सहायक होता है, तो उसको बरसीन बोलते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। क्या गन्ना अरहर, गन्ना प्लस अरहर, ये क्या हो गया, रक्षक कृषि के अंतर्गत आ गए ये। आप दूसरा हो गया एक बरसीन, बरसीन प्लस क्या बोएंगे, आपने देखा होगा बरसीन के साथ क्या बोलते हैं, राई, ये सहायक कृषि। कभी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में सहायक कृषि का उदाहरण है, तो गन्ना अरहर देगा, बरसीन राई देगा, एक दे देगा गेहूं सरसों और कुछ भी, मान लीजिए तीसरा गेहूं सरसों और एक कुछ उसके साथ में, गेहूं में सरसों बो दिया जाए, फिर चना बो जाए, गेहूं प्लस चना, तो आपको क्या उत्तर देना है, तो बरसीन प्लस राई, मतलब एक ही टाइप की होती है लगभग, बरसीन प्लस राई। तो सहायक कृषि में इसको याद रखना ही बहुत आता है, बरसीन प्लस राई सहायक कृषि, गेहूं प्लस सरसों या राई को ही हम सरसों बोलते हैं, ठीक है, मतलब अभी समझ के चलेंगे। गेहूं प्लस सरसों क्या हो गया, ये होगा सहचर कृषि, सहचर कृषि, सहचर कृषि गेहूं प्लस सरसों, सहायक कृषि बरसीन और राई, और गन्ना और अरहर क्या हो गया संरक्षक कृषि। तो इनको हम याद रखेंगे। अब इनके बाद हम आते हैं क्या, एक होती है कृषि, देखिए हम कृषि उत्पादन तकनीक पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पढ़ा मिश्रित कृषि को, ठीक। अब इसके बाद मिश्रित कृषि के बाद हम आते हैं एक कृषि होती है जिसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जेन्युइन, मतलब एकदम बेसिक सा, एकदम गांव का, एकदम मतलब ग्राउंड लेवल का है, सबको ये चीज़ें समझ में आती हैं जो भी थोड़ा सा गांव घर में रहा होगा, ठीक है। अब शहर के लोग कुछ होते हैं जिनको शायद नहीं मालूम हो, पर आपका अगर ननिहाल या फिर कुछ रिलेशन हो तो कभी आप जाया करिए और खेतों में जाने की कोशिश किया करिए, ठीक है, तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब हो गया मिश्रित कृषि, अब होगा हम एक कृषि के नाम करें स्थानांतरित कृषि। क्या, स्थानांतरित कृषि, समझ में आ गया होगा नाम से, ट्रांसफार्मिंग क्रॉपिंग, ओके, या फिर ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, इसका पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा किसके द्वारा किया जाता है, आदिवासियों द्वारा, आदिवासियों द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि भारत में या फिर आदिवासी ही ऐसे लोग हैं जिनके पास लगभग अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, तो लोग यहाँ से वहाँ पलायन करते रहते हैं, तो वो जहाँ भी रहेंगे वो कृषि करेंगे, कुछ दिनों बाद फिर दूसरी जगह, और आदिवासी लोग रहते हैं वनों में। तो कुल मिला के आदिवासियों द्वारा, देखिए मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, आदिवासी आप लिख रहे हैं अगर तो लिख लीजिए, आदिवासियों द्वारा यह कृषि की जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये वन या वनस्पतियों को काट कर कृषि की जाती है, वन या वनस्पतियों को काट कर, समझ गए आप कैसे, देखिए
ये कोई आदिवासी हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ पे वन, सॉरी, ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जहाँ रहेंगे व्यक्ति, तो यहाँ इन पेड़ पौधों को काट देंगे, वहाँ के एरिया पूरा साफ कर देंगे और उस साफ करके वहाँ पे खेत बना लेंगे। और खेत बनाने के बाद वहाँ पे वो कुछ बो देंगे, 6 महीने 1 साल जितने भी जैसी भी फसल है वो उगाएंगे उसको, और जब तक यहाँ रहेंगे तब तक वहाँ पे उस कृषि को करेंगे, ठीक है। कृषि करने के बाद उस क्या करेंगे, फिर जब भी उनको मतलब वहाँ से जाना होगा, वो भूमि अनउपजाऊ होगी, उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाएंगे और दूसरी जगह ऐसे ही काम करेंगे। ऐसी कृषि को स्थानांतरित कृषि बोला जाता है, ठीक है। समझ गए ना, ये आपको याद रखना है, वन या वनस्पतियों को काट कर। अब ये किसके द्वारा, आदिवासियों, सीधे क्वेश्चन आए, निम्नलिखित में से आदिवासियों द्वारा कौन सी कृषि सर्वाधिक की जाती है, तो स्थानांतरित कृषि। ओके, स्थानांतरित कृषि में क्या होता है, क्वेश्चन ये आ जाएगा कि लोग यहाँ से वहाँ भटकते हैं, खेतों को स्थानांतरण कर दिया जाता है, या फिर कुछ और। तो उसमें यह है वन या वनस्पतियों को काट कर कृषि की जाती है। अब एक मध्य प्रदेश में, भारत के मध्य प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है जो बैगा, बैगा जनजाति का नाम आपने सुना होगा, बैगा जनजाति। ये स्थानांतरित कृषि करने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन आ सकता है, स्थानांतरित कृषि सबसे ज़्यादा किसके द्वारा की जाती है, तो बैगा जनजाति। बैगा जनजाति सर्वाधिक फेमस, सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थानांतरित कृषि, ठीक है। तो ये होगा स्थानांतरित कृषि। देन स्थानांतरित कृषि के बाद आता है एक, इसका देखो, स्थानांतरित कृषि बैगा तो मध्य प्रदेश में हो गया, और भी जगह की जाती है, जैसे कि अगर इसका नाम भी अलग अलग है, अगर ये हिमालय के क्षेत्र में है तो इसको कौन सी कृषि बोलेंगे। और आपने अभी मैंने स्थानांतरित कृषि का नाम सुना बोला तो आपको लगा होगा कि झूम कृषि का क्यों नाम नहीं है, तो झूम कृषि भी स्थानांतरित कृषि या ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर को बोलते हैं। तो दो आपको यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने, झूम कृषि, झूम कृषि यही कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, इसका नाम केवल है, तो इसको कहाँ बोलते हैं, उत्तर पूर्वी, मतलब उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत, समझ गए होंगे उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत में ये पूरा बेल्ट है, यहाँ पे क्या बोला जाता है, झूम खेती। ओके, इसी कृषि को हिमालय के बेल्ट में क्या बोला जाता है, इस वाले बेल्ट में क्या बोला जाता है, हिमालय वाले बेल्ट में इसको बोला जाता है खील के नाम से बोला जाता है, खील, खील कृषि। तो आप खील कृषि, झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि है तो आप कंफ्यूज नहीं रहिएगा, हिमालय क्षेत्र। देन स्थानांतरित कृषि हो गई, दूसरा, पहला मिश्रित हुआ। अब तीसरे नंबर की एक कृषि आती है, उसको बोलते हैं विस्तृत कृषि, विस्तृत कृषि। अब उसमें क्या होता है, यह सबसे प्राचीन है, क्या थर्ड पॉइंट क्या डालेंगे हम कृषि का, विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि के अंतर्गत क्या आता है, विस्तृत कृषि के अंतर्गत ये चीज होता है कि ये सबसे प्राचीन है, सबसे समृद्ध समाज या कुलीन वर्ग की जाती है, समझ गए, कुलीन वर्ग, कुलीन वर्गों की कृषि। ज़्यादा आपको इसमें डिटेल नहीं याद करना है, या समृद्ध वर्ग। तीसरा प्राचीन, इस तरह से इसमें 3 पॉइंट लिखने में बस, कुलीन वर्गों द्वारा की जाती समृद्ध वर्ग और प्राचीन सबसे कृषि कौन सी है, विस्तृत कृषि। इसमें और कुछ नहीं इतना बस, ठीक है। फिर आ जाएगा निम्नलिखित में आदिवासियों द्वारा क्या की जाती है, विस्तृत कृषि, स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि। तो आपको ऐसे स्थानांतरित, कुलीन वर्ग द्वारा विस्तृत कृषि, ठीक। विस्तृत मतलब बड़े बड़े इसमें जोत होते हैं, सीधे इसमें क्या होता है, बड़े बड़े जोत है तो मतलब खेतों का साइज बहुत बड़ा होता है, एक ही जैसे जोत मतलब समझ रहे हैं ना, कि मतलब वो पोर्शन, मतलब कि जहाँ पे बड़े बड़े खेत पाए जाते हैं, ठीक है।
मतलब 10 बीघा का या फिर 6 बीघा 8 बीघा का, इतने बड़े बड़े पूरे खेत होते हैं, तो उनको बड़े विस्तृत कृषि उनमें वो की जाती है। तो ये इसमें एक लिख सकते हैं बड़े जोत होते हैं, ये 4 पॉइंट। देन इतनी चीज़ों के बाद टाइप अब हो गया, एक हम बीच में टर्म समझ लेते हैं, क्या? फसल चक्र। कई बार आपसे क्वेश्चन टकराता है फसल चक्र के बारे में। तो फसल चक्र क्या होता है? फसल चक्र होता है नाइट्रोजन का नाम सुना होगा आपने। नाइट्रोजन की अपने एटमॉस्फेयर में 78% है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको आप नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे समझेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए देखिए, जब कोई भी कृषि हो उसमें बार बार कुछ मतलब फसल उगाई जाए, उसके बाद उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है और मिट्टियों से उसमें नाइट्रोजन की फिक्सेशन, नाइट्रोजन मतलब डिसबैलेंस हो जाता है। तो नाइट्रोजन को फिर से बैलेंस करने के लिए, नाइट्रोजन को फिर से फिक्स करने के लिए जितना अमाउंट होना चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। उसके लिए हम फसल चक्र यूज करते हैं। फसल चक्र मीन्स, चक्र मतलब समझ रहे होंगे, टर्म मतलब कि एक बार ये, एक बार वो, एक बार वो, समझ रहे हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम फसल चक्र, सीधे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, फसल चक्र किस लिए करते हैं? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। ये होता है नाइट्रोजन, ये होता है फास्फोरस, ये होता है पोटेशियम। ओके, ठीक है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, इनका रेशियो डिवाइड है 4:2:1। कि नाइट्रोजन फसल चक्र में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन कितने % होना चाहिए, फास्फोरस कितना, ये पोटेशियम कितना होना चाहिए। तो ये इतना स्टैंडर्ड माना जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की सीधे यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन कितने % है? 4 रेशियो में, और वो 2:1 1 रेशियो में। समझ में आ गया? अब वर्तमान में स्थित नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है? वर्तमान स्थिति अपनी मृदा क्या है कि नाइट्रोजन का % कितना है? 5.7%। इसको याद रखिएगा, ठीक है? या फिर और ये कितना होगा? 2.7%, ये 1%। कुल मिला के नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम केवल नाइट्रोजन की रेशियो की बात करते हैं, इतना होना चाहिए। तो 4:2 और 1 में होना चाहिए अपनी मिट्टी में, ठीक है? अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन कितना चल रहा है? 5.7, 2.7 एंड 1। ओके। मुख्य फसलों के बीच में एक ऐसी फसल बोई जाती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होती है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन इससे भी रिलेटेड है, ये मिट्टी नहीं, एटमॉस्फेयर में बात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं। तो अपन देखो, कोई मुख्य फसल बोते हैं, जैसे चना, मतलब सॉरी गेहूं बो दिया, उसके बीच में चना बो दिया, ठीक? वो नहीं, वो तो मिश्रित किसी हो गई। अब ये हो गया, मान लो आपका रबी सीजन, ये बीच का महीना मई जून कहा गया, तो जून से होगा ये क्या? खरीफ। अब क्या करते हैं कि रबी की फसल हम जैसे काटे, नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ गया, रबी की फसल हम जैसे काटे, मतलब गेहूं कट गया, अभी कट रहा होगा, कट गया होगा, ठीक है? उसके बाद अप्रैल मई जून 3 महीने खाली, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी फसल बो देते हैं या फिर उनको जायद फसल भी बोलते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, ये सब लगा दिए, ठीक है? तो क्या हुआ? नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो गया, जो कि मतलब कुल मिला के ही, मतलब जो कि नाइट्रोजन की कमी आई थी, तो नाइट्रोजन फिर से उतना बैलेंस हो गया, फिर से उसके बाद नाइट्रोजन जब उतना होगा तो फिर खरीफ की फसल लगाएंगे, तो जो भी हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो बराबर मिलेगा। समझ में आया? तो एक इसका नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है डैचा कृषि। डैचा नहीं, डैचा कोई एक
शायद वो है उत्पाद है जो लगाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आ जाता है निम्नलिखित में से नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सहायक है, तो डैंचा है। तो कुल मिला के अब जो दो फसलों के बीच में, ऋतुओं के बीच में जो फसल लगाई जाती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी कार्य करती है। तो इस तरह से हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम अगली कृषि तकनीक में बात आएंगे। अब ये तो रहा, पहले भी ये करते थे स्थानांतरित कृषि, आदिवासी लोग प्राचीन, विस्तृत कृषि ये भी करते थे कुलीन लोग, मिक्स्ड कृषि सब लोग करते थे। अब हो गए आधुनिक कृषि तकनीक। अब हम यहाँ से टॉपिक शुरू करेंगे कि आधुनिक कृषि तकनीक क्या है। तो आधुनिक कृषि तकनीक हम हेडिंग डालेंगे। कुल मिला के यही है। मान लीजिए आ गया आप कहीं प्रश्न कि मुझे एक बार मिला था कि डैंचा निम्नलिखित में किसके लिए सहायक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ओके, देन आ गया आधुनिक कृषि तकनीक मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक, आधुनिक कृषि तकनीक। ओके, आधुनिक, समझ में आया। तो अब इसमें क्या करेंगे आधुनिक कृषि में, आजकल आपने एक देखा होगा, नाम सुना होगा जैविक कृषि या फिर जैविक खेती। जैविक खेती, जैविक खेती क्या होती है? जैविक खेती देखिए, मॉडर्न एग्रीकल्चर हमने मेन टॉपिक डाला, उसमें अब क्या पहला मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक के अंदर क्या है, पहली टेक्निक क्या है, नंबर 1 जैविक खेती या फिर जैविक खेती। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा रेडियो या फिर टीवी, उनमें एडवर्टाइजमेंट आता है कि आप गोबर अपशिष्ट इनको फेंके नहीं, ठीक है, इनको एक जगह इकट्ठा करें और इसको जाके अपने खेतों में फेंकेंगे तो वो जैविक कुछ दिन सड़ेंगे, उसके बाद ये वो हो जाएंगे। मतलब आपने इनमें एक विधि होती है बेंगलोर विधि, इंदौर विधि, जिसमें क्या होता है गड्ढा खोदा जाता है, उसमें गाय पशुओं के गोबर को इकट्ठा किया जाता है, जब वो सड़ जाते हैं तो उनको जाके खेत में फेंक दिया जाता है, जिससे कि उत्पादन में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो मॉडर्न आधुनिक कृषि में जैविक कृषि को बढ़ावा देने की बात की जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि जैविक खेती को किसने बढ़ाने का पहला काम किया, तो अल्बर्ट हावर्ड, इसमें एक नाम याद करेंगे, अल्बर्ट हावर्ड जैविक कृषि का जनक या फिर जैविक कृषि को सर्वप्रथम बताए हैं। इसमें और कुछ पॉइंट याद कर लेंगे कि भारत में हम याद रखें मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक, आधुनिक कृषि तकनीक पढ़ रहे हैं, कृषि तकनीक। तो अल्बर्ट हावर्ड ने सर्वप्रथम बताया, सर्वप्रथम देखिए अल्बर्ट हावर्ड ने बताया। फिर क्या बताया, भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना में जैविक खेती, 10वीं पंचवर्षीय योजना में योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना में, अब 10वीं पंचवर्षीय आप योजना, पंचवर्षीय योजना एक बार देखिएगा पंचवर्षीय योजना में कौन सा सन में ये आ रहा है, ठीक है। और अभी ये देखिए अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, 12वीं चल रही है कि 13वीं, ये आप क्लियर करिएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जैविक खेती की शुरुआत हुई। सिक्किम एक ऐसा राज्य है वहाँ पूरी तरह से वो जैविक कृषि करता है। सिक्किम, वहाँ पे इवन सिक्किम पूर्ण जैविक कृषि, वहाँ पर इवन ये है कि जो फर्टिलाइजर या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड उर्वरक का उपयोग करेगा उसको बल्कि दंड भी दिया जाता है। पूर्ण जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, पूर्ण जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो सिक्किम। और एक और फैक्ट इसमें हम याद कर लेंगे, जैविक कृषि तो आप समझ रहे हैं, उसको हम लिखेंगे नहीं, कि जो भी अपशिष्ट और गोबर, यहाँ पे लिख देते हैं गोबर अपशिष्ट,
ठीक ना। एक है क्यूबा, क्यूबा जिसको दुनिया का पहला देश जिसने सर्वप्रथम जैविक कृषि, क्यूबा सर्वप्रथम। सीधे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम जैविक कृषि को अपनाया? तो क्यूबा। भारत में कौन सा है? सिक्किम। पूर्ण रूपेण से कौन सा? सिक्किम। अब किसने वो किया था? अल्बर्ट हार्वर्ड। कहे से? गोबर और अपशिष्ट से। कुल मिला के ये आधुनिक मॉडल में पहला टेक्निक खत्म। ठीक। अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट है इसमें, दूसरे की हम बात करेंगे क्या? जल कृषि। जल कृषि मतलब वाटर फार्मिंग। वाटर फार्मिंग इसमें क्या? जहाँ जल के अंदर कृषि होता है। क्या? जल के अंदर। अब जल के अंदर कैसे कृषि होता है? आप सोच रहे होंगे ठीक है, मिट्टी के अंदर तो कृषि हो, मिट्टी के ऊपर हो, सतह पे हो, पर जल के अंदर कैसे? जल के अंदर नॉर्मल है यार, किसी जैसे तालाब में आप मछली पालन कर देते हैं, कोई और अलग प्रकार का उसमें शैवाल भी होते हैं, मोती होते हैं, शंख होते हैं, कोई कृषि उत्पाद के अंतर्गत आते हैं, तो वो जल कृषि कहलाते हैं। जल के अंदर कृषि। इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे क्या क्या होता है, जैसे झींगा मछली। झींगा मछली का मतलब उनका वो किया जाता है संरक्षण या उत्पादन, झींगा मछली। शंख हो गया, एंड मोती हो गए, पियर्स। मोती होता है ना जो जिनके दाने बनते हैं, तो अगर नहीं करेंगे कृषि तो कहाँ से होगा? तो सब नीचे ही पाए जाते। शैवाल हो गए। तो ये कुल मिला के जल कृषि। तो आप कभी आए कि जल कृषि के अंतर्गत कौन आता है, तो इनमें से अगर कोई ऑप्शन आएगा तो आप टिक कर सकते हैं। अब एक होता है कृषि एक्वापोनिक। इसमें एक शब्द याद रखेंगे आप, एक्वापोनिक। इसमें क्या होता है? एक्वापोनिक कौन सी कृषि होती है? फसलों के उत्पादन के साथ साथ मत्स्य पालन भी किया जाता है। मतलब फसल उत्पाद करेंगे प्लस मछली पालन। मतलब देखो, जल कृषि ये हो गए, झींगा मछली, शंख या फिर मोती। मान लीजिए शंख का उत्पादन कर रहे हैं, मतलब जमीन के अंदर है। अब ये मुझे नहीं पता कैसे मतलब शंख का उत्पादन करते हैं, पर उनका संरक्षण जरूर किया जाता है। कुछ होते होंगे मतलब जीव जंतु जिससे वो निकलते होंगे, तो शंख का उत्पादन चल रहा है, उसी में मछली पालन भी कर दिए। तो इस तरह की फसल को एक्वापोनिक, एक्वापोनिक, ठीक है, फसल कहते हैं अंग्रेजी, हिंदी में एक्वापोनिक। तो इस तरह से हो गया जैविक कृषि के बाद हमारा जल कृषि। अब जल कृषि या एक्वाफोनिक, वो एक्वापोनिक नहीं है, वो एक्वाफोनिक है। एक्वाफोनिक। भारत में सर्वप्रथम जल कृषि या फिर एक्वाफोनिक कृषि कौन किया? कौन किया मीन्स ये नहीं, मतलब किस देश ने सबसे पहले एक्वाफोनिक कृषि शुरू की? तो भारत। और ये कहाँ से? गुरुग्राम। गुरुग्राम, गुरुग्राम मतलब गुड़गांव, ये HR मतलब हरियाणा से सर्वप्रथम एक्वाफोनिक। ये क्वेश्चन यहाँ से बनती है कि एक्वाफोनिक कृषि किसने शुरू हुआ? तो गुरुग्राम, हरियाणा। देन एक अब नेक्स्ट टाइप की कृषि है, एक फोर्थ, कौन सी है? सहकारी कृषि। थर्ड सहकारी कृषि मतलब कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। तो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर वो है जिसमें, कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करना। इसमें क्या होता है? एक देखिए, ये हो गया एक मजदूर वर्ग, प्लस प्लस और कौन होंगे? किसान या फार्मर, प्लस यूनियन। ठीक है, मजदूर वर्ग हो गया, किसान हो गया, एक यूनियन। यूनियन मतलब बहुत सारे संगठन होते हैं जो खेती करने के लिए। तो ये सब मिला के जो कृषि करते हैं तो सहकारी कृषि कहलाती है। समझ में आया? अब कृषि समिति 1974 के आधार पर भारत में सहकारी कृषि की गई।
यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना है कि कृषि, सहकारी कृषि में कौन कौन वर्ग शामिल होता है। मजदूर हो गया, किसान हो गया, यूनियन मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कृषि करवाते हैं। तो 1947 में एक वो आया था, 1947 के क्या बोलते हैं, कृषि समिति, आर्थिक कृषि समिति, क्या आर्थिक कृषि समिति 1947 के आर्थिक कृषि समिति के आधार पर भारत में सहकारी समिति को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक 4th नंबर की कृषि आती है, ये कृषि बहुत ही मतलब पूछा हुआ सवाल है कई परीक्षाओं में। क्या बोला, ट्रक खेती या फिर ट्रक फार्मिंग, ट्रक खेती। अब ट्रक खेती क्या होती है, ट्रक खेती वो खेती होती है, ट्रक से दूसरा ये ट्रक नहीं है, ट्रक मतलब वही ट्रक जो अपन जानते हैं, जो भारी वाहन होते हैं जिनमें हम सामान को लोड करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ट्रक खेती क्या होता है, जैसे जिन स्थानों पे मतलब लैंड की कमी है, मतलब भूमि की कमी है, जैसे मान लीजिए भारत में दिल्ली हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे इतनी ज़मीनें नहीं, क्योंकि वहाँ के घनत्व तो ज़्यादा है, बिल्डिंग बननी है, तो वहाँ क्या होता है, ट्रकों में, ये आपका मान लीजिए ट्रक है, ठीक है, ट्रक है, ठीक है, ट्रक समझ लीजिए इसको। तो ट्रकों में क्या होता है, ट्रक में पूरे इसमें मिट्टी भर दी जाती है, ट्रकों में मिट्टी भर के इसमें सब्जियां उगाई जाती हैं, क्या गोभी हो गए, मतलब डिफरेंट टाइप के जितना भी ट्रक है, अलग अलग ट्रक है, उनमें अलग अलग चीज़ें उगाएंगे अलग अलग मिट्टी डाल के। फिर क्या होता है, इनको डायरेक्ट बेचने के लिए वे पूरे के पूरे वही लेके जाते हैं, जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ से उगाड़ के ताज़ा दे देंगे। तो ये ट्रक फार्मिंग हुई, स्पेशली सब्जियां उगाई जाती हैं, ठीक है, इसमें सब्जियां उगाने को लोग, फसलें नहीं उगाई जाती हैं, ज़्यादातर सब्जियां उगाई जाती हैं, फूलों को भी उत्पादन किया जाता है, पर सब्जियां मोस्टली। कोई कभी आपके एग्जाम में आया कि क्या उगाया जाता है मेन ट्रक फार्मिंग में, तो सब्जियों के लिए उपयुक्त होता है। और कब होता है कि मतलब भूभाग की कमी होती है, ठीक है, तो सब्जियों, फूलों की भी थोड़ा थोड़ा मात्रा की खेती की जाती है, इसमें हो गया बस। और इसमें कुछ नहीं, ट्रक में मिट्टी डाल दिए, ट्रक में मिट्टी डाल के उसमें पानी वानी लगा के आराम से उगा लेते। तो इस प्रकार से हो गया ट्रक फार्मिंग। अब एक अगला टर्म एक और कृषि है, पांचवी टाइप, उस कृषि को हम बोलते हैं, उसका नाम है शुष्क भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि, शुष्क भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि में क्या होता है, जहाँ पे शुष्क मतलब समझ रहे हैं, सूखा पड़ना, जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस स्थान में शुष्क कृषि करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, निम्न शुष्क कृषि कहाँ की जाती है, ऑप्शन में आएगा जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ऐसा करके। तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र में, वर्षा क्षेत्र, शुष्क भूमि कृषि, ठीक है, बस यही है। तो कुल मिला के हमने 5 आधुनिक वो पढ़ा, मतलब कृषि टेक्नोलॉजी, क्या आधुनिक कृषि तकनीकों को हमने पढ़ा। इसके बाद 5 और हैं, उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, और कुछ और फैक्ट हैं उनको भी हम करेंगे, और बीच बीच में कुछ जो टर्म आते हैं तो उनको हम समझाते जाएंगे। कुल मिला के ये कृषि तकनीकियाँ हैं, आधुनिक कृषि तकनीकियाँ हैं, बस इससे ही सवाल आएगा। सीधे क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में कौन से आधुनिक कृषि तकनीक नहीं है, तो मान लीजिए ऑप्शन में आ गया विस्तृत कृषि है क्या, तो नहीं, वो आधुनिक कृषि तकनीक में नहीं है, वो पुराने वाला है, ठीक है ना, प्राचीन। तो इस तरह अभी फिलहाल के लिए 5 कृषि तकनीक, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पे कृषि तकनीक को अच्छे से समझेंगे, और पूरा जो एक मतलब MPPSC या फिर
यूपीएससी का टॉपिक है उसको हम कवर कर लेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।